नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के, यानी फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, जीव विज्ञान के। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं, यानी कि उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 41। 41st क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा प्रबल बल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी प्रबल बल की बात की जाए ना, तो बिना कुछ सोचे समझे आंसर लगाते ना, न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल क्या है, सबसे प्रबल बल है। और सबसे ज्यादा अगर वीक पूछ लिया जाए, दुर्बल पूछ लिया जाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा वीक बल होता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन, यानी कि सूर्य का तापमान मापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है। तो आपको याद रखना है, नया क्वेश्चन है ये है पायरोमीटर। क्या है ये? पायरोमीटर। और इसकी खासियत क्या है स्टूडेंट्स? देखो, अब सूरज को छू तो हम सकते नहीं टेम्परेचर देखने के लिए, है ना, तो ये बिना छुए टेम्परेचर बताता है। तो ये क्या डिवाइस है? ये है पायरोमीटर, जो कि इस्तेमाल की जाती है सूर्य की तापमान को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 43। क्या है? विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर आवेश जो हैं वो नहीं चल पाते। तो आवेश नहीं चलते यानी सीधी बात है, करंट नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, यानी पदार्थ कौन होंगे? बिजली के कुचालक, यानी कि हम बोल सकते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी कि बिजली के कुचालक, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सब्सटेंस होते हैं क्या, जो कि अपने अंदर से आवेश यानी चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में ध्वनि की वेग बताइए। तो आपको लगभग याद करना है, 332 मीटर प्रति सेकंड क्या है हवा में, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ध्वनि का वेग। टेम्परेचर ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास। क्या है? द वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट। जो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है, ठीक है, वो जो है वो घड़ियों में डलता है, किस काम आता है? तो आपको याद रखना है, वो काम आता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, ठीक है। अब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा प्रभाव है जिसमें गर्मी की वजह से समय को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप एक बार बस इतना याद रखो, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी बात हमने की थी अल्ट्रासोनिक तरंगों में, याद है? अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल यानी कि पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल भी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि जो स्थायी चुंबक होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं। तो आपको हमेशा याद रखने हैं कि स्थायी चुंबक जो है वो स्टील से मिलकर बनता है। और स्टील अगर ऑप्शन में ना हो तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे या तो आयरन यानी लोहा, या आप लिखोगे कोबाल्ट, या आप लिखोगे निकल। इन तीनों से मिलकर बनते हैं परमानेंट चुंबक यानी स्थायी चुंबक, जो कि एक बार चुंबक बना दो तो चुंबक ही बने रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, कभी भी इसका आंसर सॉफ्ट आयरन मत कर देना, ठीक है। लोहे का मतलब मैंने लोहा बोला है, मृदु लोहा नहीं बोला। इसका आंसर मृदु लोहा कभी भी नहीं होगा, सॉफ्ट आयरन से परमानेंट मैग्नेट नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास। क्या है? ड्यूरिंग अ फॉगी डे द विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ, धुंध वाले दिनों में हमें कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के फैलने की वजह से। यानी कि होता क्या है, देखो, फॉगी डे में आप जानते हो धुंध की वजह से बहुत ज्यादा कण होते हैं,
और उन कणों में इतना ज़्यादा प्रकाश टूटने लग जाता है, यानी इतना ज़्यादा उसके अंदर फैलने लग जाता है कि हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखता। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हमें धुंध के दिनों में कुछ भी नजर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास। क्या है देखिए, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन द स्पेस ड्यू टू, अंतरिक्ष में हमें भारहीनता महसूस होती है, यानी हमें लगता है हमें कोई वजन ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो वेट क्या होता है, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। अब मास तो हमें पृथ्वी पर भी है, चंद्रमा पर भी होगा और अंतरिक्ष में भी होगा, लेकिन ग्रेविटी हमारे अंतरिक्ष में नहीं होती। तो एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से, यानी गुरुत्वाकर्षण के ना होने की वजह से हमें वहां पर वजन नहीं महसूस होता। हमें ऐसे लगता है हमें कोई भार है ही नहीं, हमें कोई वेट है ही नहीं, जबकि मास तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, विच डिवाइस इज यूज टू फाइंड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर समुद्रों में कोई चीज नीचे डूब जाती है, ठीक है, तो उसे खोजने के लिए कौन सी यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको याद रखना है सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। और सोनार की फुल फॉर्म मैंने आपको बहुत बार बताई है, क्या है इसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यह एक ऐसा यंत्र है जो कि समुद्रों में डूबी हुई चीज़ों को खोजने के लिए या गहराइयों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्या है देखिए, विच डिवाइस कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, यानी कि कौन सी डिवाइस, कौन सा यंत्र हमारे प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है? तो आपको याद रखना है रेक्टिफायर जो है वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट में बदलता है, जबकि इन्वर्टर जो है वो दिष्ट को प्रत्यावर्ती में बदलता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है स्टूडेंट्स? अल्टरनेटिंग करंट है वह करंट जिसके अंदर करंट की वैल्यू यानी विद्युत धारा की वैल्यू जो है वो बदलती रहे, जबकि दिष्ट करंट होता है जिसमें करंट कॉमन रहता है, यानी कि एक बार जो है वही रहता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, विच एलिमेंट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के तौर पे कौन सा एलिमेंट यूज होता है? तो आपको याद रखना है ग्रेफाइट या फिर D2O, यानी कि हैवी वाटर, भारी जल इस्तेमाल होता है। अब आप बोलोगे मैम ये होता क्या है, मॉडरेटर क्या चीज है? तो आपको याद रखना है मॉडरेटर जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में ठंडक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वहां पे बहुत एनर्जी बनती है, बहुत हीट, बहुत ऊष्मा बनती है, जिस वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत गर्म हो जाते हैं। लेकिन उसमें ग्रेफाइट या पानी, वो भी D2O भारी पानी इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको कूलेंट की तरह काम किया जा सके, ठंडक प्रदान की जा सके, टेम्परेचर को कम करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। क्या है देखिए, विच डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बहुत 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 सिंपल है। प्रकाश ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सन से। और सन में हम आजकल सबसे ज्यादा आजकल बहुत यूज हो रही है, आजकल क्या है वो सोलर सेल आजकल हो रहे हैं बहुत यूज। तो सौर सेल जो हैं वो क्या करते हैं, वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जो कि आजकल घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास। देखिए क्या है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की शक्ति की यूनिट क्या है? तो आपको याद रखना है डायोप्टर। कैपिटल डी से लिखते हैं इसे, जैसे लिखते हैं ना 2D 3D, इसका मतलब देखो एक तो 2D 3D होता है विजन की 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। हमारी आंखों के लेंस की जो होती है उसकी पावर लिखी जाती है डी में, जैसे बोलते हैं ना 4 नंबर का चश्मा है तो वो 4 डायोप्टर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पर जरा ध्यान रखना,
व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? तो एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी बैक्यूरल। रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है बैक्यूरल। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो वो होती है क्यूरी। क्या होती है? क्यूरी। तो ये दोनों फर्क है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज टू अटेन व्हाट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ? यानी कि एक पिंड को किस वेग से फेंका जाए कि वह हमारे पृथ्वी से बाहर निकल जाए। तो पृथ्वी से बाहर निकालने के लिए क्या होता है? पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी, और वो कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी इस वेग से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जाए तो वो कभी लौट कर नहीं आएगा, ठीक है। अब आप अपने हाथ से किसी सेब को ऊपर फेंकोगे, किसी बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगा ही, लेकिन अगर आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंकोगे तो वो वापस नहीं आएगा, वो चला जाएगा बाहर। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पलायन वेग। इसे क्या बोलते हैं? पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? यानी ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट क्या होती है? तो कंडेला। कंडेला क्या है? हमारी ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट है। यानी कि कितनी जल्दी कोई ज्योति जो है वो फैलती है, कोई लाइट जो है वो फैलती है, वो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और यूनिट क्या है? कंडेला, जिसे CD से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? तो यहां पर भी आपको SI और CGS दोनों याद रखनी है। SI क्या है? वेबर। वेबर क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट। और CGS यूनिट है मैक्सवेल। क्या है? मैक्सवेल जो है वो हमारी CGS यूनिट है। किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? यानी विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? तो पहले मैं आंसर बता देती हूँ। आंसर होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। अब कैसे निकला देखो, R बराबर होता है रो L A, यही होता है। और रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रो निकाल दो, RAL। R क्या होता है? ओम होता है। एरिया क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। और लेंथ क्या होती है? मीटर। तो मीटर से मीटर काट दो, क्या बचा? ओम मीटर। क्या है? हमारी रो की यूनिट यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास। क्या है? द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि दृश्य तरंगों का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? तो आप याद रखोगे लगभग 700 nm तक होता है, ठीक है। अप टू 700 nm तक होता है, ठीक है। लगभग 320 या 340 से लेकर 700 nm तक की रेंज क्या होती है? विजिबल की होती है। और 1 nm बराबर कितने मीटर होता है? तो 10⁻⁹ मीटर होता है। क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास। वॉशिंग मशीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हमारे घर में जो कपड़े धोने की मशीन होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपको याद रखना है वह कार्य करती है अपकेंद्रीय बल पे। अपकेंद्रीय बल पे यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। होता क्या है देखो, जब वॉशिंग मशीन चलती है तो वो क्या करती है? सारे मिट्टी के कणों को साइड में फेंक देती है। तो वो जो साइड में फेंकना होता है ना मिट्टी के कणों को, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? तो साइड का बल जो बाहर निकालने की कोशिश करे वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी भी अलग से आपको क्लास डेफिनेटली मिलेगी। अच्छा, याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज आप याद रखिए 390 से 700 nm, ये वैल्यू याद रखो, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चन होते हैं खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।